तो इस वक्त आप एक भव्य नजारा देख रहे हैं काशी का, किस तरीके से सजाया गया है। कुछ देर बाद दीपावली का ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पहला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जलाया जाएगा। वहीं कई सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी वासियों को देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको अगर बात करें वाराणसी प्रयागराज 6 लेन का लोकार्पण हो या फिर तमाम अन्य चीजें हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ खास लेकर वाराणसी वासियों के लिए पहुंचते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कुमार श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज में। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि जो 6 लेन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्या खास है इसमें? किस तरीके से ये वाराणसी वासियों के लिए खास है? सुगमता है। देखिए, बहुत जल्दी आप देखिए प्रयागराज से बनारस आने जाने का जो समय और जो 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 आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक झेलना पड़ता था, खास तौर से पूर्वांचल से जब आप प्रयागराज जा रहे हैं या लखनऊ जा रहे हैं, तो वो जो समय और ट्रैफिक जो झेलना पड़ता था, कहीं न कहीं उसमें सुगमता आएगी, समय बचेगा, चीज़ें बचेंगी। और एक तरीके से ये केवल समय बचाने के लिए, सुगमता के लिए ही मत सोचिए, ये भी सोचिए कि राजनीति से लेकर विकास की अगर आप बात करें, अगर आर्थिक ढांचे की आप बात करें, पूर्वांचल का आर्थिक ढांचा लगातार खस्ता-हाल रहा है और पिछली सरकारों में पूर्वांचल के आर्थिक विकास के बारे में ज़्यादातर बातें नहीं हो पाई हैं, भले वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हों। लेकिन ये जो नई त आप इस बात को कह सकते हैं कि पिछले 6-7 सालों में जिस तरीके से क्योंकि बनारस से सांसद भी हैं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से एनडीए सरकार वहाँ पर विकास के कामों को कर रही है और खुद नरेंद्र मोदी उन विकास के कामों का जायज़ा समय पर लेते रहते हैं और खास तरीके से उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, इसे आप विकास के भी नज़रिए से आप देख सकते हैं, आप सुगमता के नज़रिए से देखते हैं कि आप सवा घंटे में बनारस से आप प्रयागराज पहुँच जाएँगे, इलाहाबाद पहुँच जाएँगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में लिंक्ड हैं। तो केवल एक ही नज़रिया नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये एक तरीके से देखा जाए तो आने वाले चुनाव में भी जो है इसका लाभ बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेने की कोशिश करेगी। जी। इस दौरे की तो आपने जिस तरीके से बताया कि 2 तरीके से हम इसे देख सकते हैं, एक तो वहां के लिए फायदा है, दूसरा इसे चुनावी देख सकते हैं। और अब चुनाव नजदीक है, 2022 में चुनाव है और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम को लेकर हमने कुछ ऐसी भी खबरें सुनी कि इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है, क्योंकि अभी वहां पर भी एक चुनाव होने वाले हैं, स्थानांतरित चुनाव है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा गया है कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा क्यों कराया गया। नहीं, ये तो केवल राजनीतिक अब उसे राजनीति से भी जोड़कर रख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का दौरा बनारस में क्योंकि उनकी संसदीय सीट है, वहां से वो जीतते हैं और वो वहां वो नहीं जाएंगे और तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं क्योंकि कोविड के बाद ही उनका पहला दौरा है। और अगर आप देखें तो बनारस गए हुए प्रधानमंत्री को बहुत समय हो गया। बनारस आज के नहीं गए, बहुत समय के गए हुए और प्रधानमंत्री जब भी बनारस जाते हैं तो एक तरीके से समझिए कि राजनीति से लेकर तमाम अलग-अलग हलकों में बातें होती हैं। क्योंकि वहाँ पर निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव है, आप आस-पास के अगर आप जगहों पे देखें और बनारस में भी खास तौर से, तो उसका देखिए एक इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अगर आप ये कहें कि प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं और उसका नुकसान और फ़ायदा जो है हैदराबाद के चुनाव पे पड़ेगा, तो ये तो महज राजनीति है। लेकिन राजनीति से इतर अगर आप देखें तो आज क्योंकि आज देव दीपावली है, क्योंकि मैं खुद काशी का हूँ, बनारस का हूँ, क्योंकि बनारस में आज का दिन जो है वो खास तौर से बड़े दीपावली से भी ज्यादा मनाया जाता है। देव दीपावली पूरे बनारस में घर घर में ये त्योहार मनाया जाता है। और अगर आप खास तौर से घाटों की बात करें, बनारस के घाटों की बात करें, तो ये एक तरीके से क्योंकि बनारस आस्था का प्रतीक है, संस्कृति है देश की महत्वपूर्ण और कहा जाए तो सागर है, मतलब अलग-अलग संस्कृतियों का, अलग-अलग धर्मों का सागर है। तो ये तो वहाँ मनाया ही जाएगा और वहाँ का अगर सांसद वहाँ जाता है, प्रधानमंत्री छोड़ें, अगर सांसद वहाँ जाता है और लाख या 15 लाख दिए जलाए जाते हैं
सांसद वहां सम्मिलित होते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? बेसिक तो ये भी लेकिन सवाल तो ये भी बनता है। इसी बार आखिर हाँ। क्यों आए प्रधानमंत्री? ये भी तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हर दीपोत्सव तो हर साल होता है, देव दीपावली का अवसर भी हर साल आता है। इस बार इतनी सौगातें लेके वाराणसी वासियों के लिए आए हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि बनारस आए हुए देखिए, प्रधानमंत्री का जो टाइम शेड्यूल है वो बहुत टाइट है। प्रधानमंत्री आप लगातार देखिए तो रोज आप प्रधानमंत्री जिससे जुड़ी हुई खबरें चलाती हैं, ईच एंड एवरी डे मुझे लगता है प्रतिदिन चलाती होंगी कि प्रधानमंत्री देश के इस कोने में है, यहाँ है, वहां है। और अगर आप कोविड को छोड़ दिया जाए तो कोविड से पहले देश के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में भी होते थे। पर कोविड से अगर मैं देखूं कि तकरीबन साल 6 महीने पहले तक प्रधानमंत्री का बनारस का दौरा हुआ नहीं था और ना ही प्रधानमंत्री बनारस गए हुए थे। ये एक अच्छा समय है, एक बेहतर समय है, क्योंकि देव दीपावली का समय है और वो बनारस की जनता से बात कर सकते हैं, बनारस की जनता से मुखातिब हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उस जगह से आप निकल के आते हैं, आपके उस जगह के लोगों ने आपको वोट दिया है, तो आप जब भी जाएंगे तो कुछ नई सौगातें, कुछ नई चीज लेकर जा रहे हैं। और लगातार देखिए कि अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें या तमाम योजनाओं की बात करें, हर घर पानी की अगर योजना की अगर बात करें, तो प्रधानमंत्री ने उसको पहले से ही उसकी शिलान्यास रखा हुआ है। वो चीजें पूरी कंप्लीट हो गई है और आधे से ज्यादा अगर आप देखें तो कार्यक्रमों का फीता प्रधानमंत्री कोविड काल में ही काट चुके हैं बिना आए हुए। लेकिन क्योंकि अब ऐसे अवसरों पे, होली, दीपावली और तमाम ऐसे अवसरों पर जो सांसद होता है, जो विधायक होता है, वो अपने क्षेत्र जाता है, अपने क्षेत्र के लोगों से मिलता है, ताकि वो उनकी खुशियों में, उनके चीजों में एक तरीके से सम्मिलित हो पाए। तो आप इसे केवल इसी दृष्टि से मत देखिए, दूसरी दृष्टि से भी देखिए। राजनीति तो होती रहेगी इस देश में, 365 दिन 24 घंटे राजनीति तो होती रहती है। किसी के आने, किसी के जाने पर तमाम राजनीति होती है, लेकिन इन राजनीतियों से इतर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का दौरा बनारस के लिए, पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी। चलिए श्रीकांत जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल हमारे संवाददाता प्रहलाद गुप्ता भी हमारे साथ वाराणसी सीधे जुड़ गए हैं। प्रहलाद, क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? कुछ ही समय बचा हुआ है, पहला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जलाया जाना है। फिलहाल क्या अपडेट, क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें के वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री लगता है हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वहां पर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ पूरी तरीके से श्रीकांत जी जुड़े हुए हैं। लेकिन श्रीकांत जी, अगर आपने अभी जिस तरीके से बताया कि हम इसे राजनीतिक तरीके से ना ले, अब देखिए सवाल तो बहुत सारे इसके साथ बन रही है, लेकिन आपने बोला कि मैं खुद वाराणसी से हूं। अगर आप खुद वाराणसी से है तो आप इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? खुद वाराणसी से होने के चलते आप इसे किस तौर से देखते हैं, और एक पत्रकार के एंगल से आप इसे किस तरीके से देखते हैं? दोनों तरीके से आपसे पूछूंगी। देखिए, क्योंकि मैं मतलब बनारसी वासी हूं या बनारस का रहने वाला हूं, उस एंगल से अगर आप देखूं तो मैं इसे विकास के एंगल से देखने की कोशिश करूंगा। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक परियोजना का शिलान्यास करते हैं, कहते हैं कि हर घर में जो है नल पहुंचे, हर घर में जो है पानी की उपलब्धता हो, बिजली की उपलब्धता हो, और अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहतर सड़कें और एक्सप्रेसवे की उपलब्धता हो, आने जाने का समय कम लगे, ठीक है। और अगर आप देखें तो केवल ये योजनाएं नहीं है, ये विकास की पूरी एक तरीके से श्रृंखलाबद्ध, मतलब आप उसे लागू कर रहे हैं, चीजें आप प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, आगे बेहतर कर रहे हैं। तो मैं बनारस का होने के अगर उससे देखूं तो मुझे काफी खुशी है, काफी अच्छा है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। क्योंकि देखिए ममता जी, आप भी जिस क्षेत्र की हैं, वहां पर अगर विकास होगा, वहां पर चीजें अगर बेहतर होंगी तो आपको भी खुशी होगी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता बेहतर बन रहा है, पानी, बिजली, एजुकेशन को लेकर या फिर रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में मान लीजिए एक्सप्रेसवे अगर बनता है तो केवल महज उसे ट्रांसपोर्टेशन मत समझिए ना,
उसे आप विकास की भी दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए, और इस दृष्टि से भी देखने की कोशिश कीजिए कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि उस एक्सप्रेसवे के कोने पर या फिर उस एक्सप्रेसवे के आने से आप सोचिए कि रोजगार भी मिलेगा, और दूसरों को अगर आप देखें तो शिक्षा और अलग अलग क्षेत्रों में उसका एक तरीके से अब एक आप कह सकते हैं कि श्रृंखलाबद्ध तरीका है। तो ये मैं बनारस का होने के नाते समझता हूँ, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं समझता हूँ कि अगर आप पूर्वांचल को अगर आप देखें, पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश के इन जिलों को अगर आप देखें जिसमें बनारस है, गाजीपुर है, गोंडा है, बस्ती है, बलिया है, गाजीपुर का पूरा इलाका, गोरखपुर का पूरा वो बेल्ट है, और वहां पर अगर मोटा मोटी देखें तो 38 से ज्यादा 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। और अगर आप अब 2019 का चुनाव देखें या फिर 2022 के चुनाव या 2017 का चुनाव देखें, तो अगर आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे, बेहतरी नहीं करेंगे, चीजों को विकास के रूप में नहीं ले जाएंगे, वहां पर बार बार जाकर आप चीजों का शिलान्यास नहीं करेंगे, चीजें आप आउटपुट नहीं देंगे, कहने का मतलब है कि अगर आप आउटपुट नहीं देंगे तो भविष्य में आपके होने और आपके वहां मतलब आपको इलेक्ट होने पर भी सवालिया निशान लगेगा। तो प्रधानमंत्री अगर वहां जाते हैं, इन सारी चीजों को करते हैं, बार बार मिनी पीएमओ है, मैं आपको बता दूं ममता जी, बनारस में मिनी पीएमओ है, एक पीएमओ तो दिल्ली में है और बनारस में मिनी पीएमओ है। बनारस के लोगों की सरलता के लिए मतलब सुलभता के लिए वो पीएमओ बना है। तो अगर प्रधानमंत्री उन सारी चीजों को देखते हैं, उन सारी चीजों को अपने ध्यान में रखते हैं और मतलब सारा काम हो रहा है, तो ये राजनीतिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो ये वहां की राजनीति में भी जो है बड़ा पैर अगर आप कहें तो बीजेपी जमाना चाह रही है। 2022 में इन सारी चीजों का फायदा लेना चाहती है, और छोटे अगर दूसरी चीज में भी देखिए, ग्राम पंचायतों में और अलग अलग जगहों पर अगर ये इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट भी पड़ता है तो उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत कहीं ना कहीं आगे विधानसभा में भी फायदा पहुंचा सकते हैं। ममता जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें, कुछ ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं अब इसमें श्रीकांत जी की क्या कहते हैं, एक तरफ किसान सड़कों पर है, उसकी नहीं सुध लेने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही काशी पहुंचे हैं और इस वक्त वो परियोजनाओं की सौगात वहां की जनता को दे रहे हैं, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं अब। तो किसानों को लेकर तो सवाल हमेशा उठता रहा है। देखिए, किसानों को लेकर केंद्र सरकार डील कर रही है, राज्य सरकार डील कर रही है, और किसान के लोगों मतलब जो किसान के जो मेन लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। तो अब उसको इन सारी चीजों से जोड़ना, अब मुझे मानिए कि अब आप देश के प्रधानमंत्री कोविड की वैक्सीन जहां बन रही है वहां अगर वो जा रहे हैं, वहां चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं, हैदराबाद अगर जा रहे हैं और अगर गुजरात जा रहे हैं, तो उसका इससे इंटरकनेक्ट तो नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज ये है कि किसानों की मांगे जायज हैं नाजायज हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री अपने दौरे और अपने कार्यक्रमों पे पाबंदियां तो नहीं लगाते ना। किसानों को लेकर अगर मैं ये बोलूं, शायद मेरी राय आपसे आप अलग रखती हो, इत्तेफाक ना रखती हो, किसानों को लेकर मुझे लगता है कि ये बेवजह बेबुनियादी चीजें हो रही हैं लगातार। अगर आप देश में देखें और खासतौर से अगर किसानों को आप देखें, तो मुझे लगता है कि उसको कृषि मंत्रालय जो है, कृषि मंत्री उसको ट्रीट कर रहे हैं। गृह मंत्री ने अगर आप देखें तो सीधे तौर पर उसे ट्रीट करने की कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री अगर की जानकारी में चीजें, प्रधानमंत्री के हिसाब से चीजें चल रही हैं और कृषि मंत्रालय से लेकर गृह मंत्री उसे देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये सारा ज्वाइंट फ्रेमवर्क है जो टाइम टू टाइम चलता रहता है, और उसमें देश का प्रधानमंत्री को देश के किसी कोने में जाना है, हैदराबाद जाना है, बनारस जाना है, नागपुर जाना है, तो ये सब चलता रहता है। और ये सब राजनीति या फिर ऐसे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, उसको उससे नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा, अब तक में अगर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ कमान आई है वाराणसी की, कितना वाराणसी बदल चुका है और कितना फायदा इसको बीजेपी को आने वाले चुनाव में देख सकते हैं? देखिए, बनारस में जब देश के प्रधानमंत्री मतलब बनारस ने देश का प्रधानमंत्री दिया, तो अगर आप देखें तो बनारस के बाहरी और अंदर इलाकों में अगर आप देखें तो बनारस तो मतलब कुछ उसमें खास विकास नहीं था, लेकिन बनारस बदल रहा है, इस बात को आप मानेंगे।
और बिना धर्म जाति, अगर आप देखें तो बनारस कैंट स्टेशन से लेकर अगर आप पूरा वो एरिया देखें तो सड़क के किनारे छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे मस्जिदें, मजार लगी हुई थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने वो सड़क बड़ी करवाने के लिए या फिर विकास की बात देखने के लिए, आप देखें तो मंदिर, वो छोटे छोटे मंदिर, मस्जिदें जो 1-2 साल में बनी हुई थी, उन सबको साइड लाइन कर दिया। जी। सीवेज का सिस्टम वहां बन रहा है, एलपीजी का सिस्टम वहां बन रहा है, सीएनजी स्टेशंस वहां बन रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स को लेकर वहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, हथकरघा को लेकर वहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, सड़कों का बेहतर निर्माण हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं बनारस से लेकर सीधे अगर आप देखें तो गोरखपुर तक 6 लेन का निर्माण हुआ था, 8 लेन का निर्माण हुआ है। तो ये सब परियोजनाएं ये पिछले 6-7 सालों में हुई हैं। सफाई को अगर आप देखें तो सफाई को लेकर बनारस में बहुत क्रांति हुई है, लोग साफ सफाई को लेकर बड़े जागरूक हैं। एजुकेशन को लेकर अगर आप देखें तो एजुकेशन को लेकर भी लोगों में एक नई दृष्टि है। छोटे मोटे रोजगार कारखाने बनारस में नई रोजगार की अवसर आ रहे हैं, चीजें बन रही हैं, धीरे धीरे चीजें पटरी पे लौट रही हैं। कोविड काल में अगर आप देखें तो बनारस को अलग तरीके से ट्रीट किया गया। बनारस के लोगों ने, जैसे देश के तमाम लोग हैं, उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ कोविड को ट्रीट किया और कोविड में अपनी देखभाल की और तमाम तरह की चीजें की। तो अब मैं ये बात है। और देखिए इसका फायदा जो है 2017 के इलेक्शन में बीजेपी को मिला कि वो पूरा पूर्वांचल का बेल्ट जो है, पूरा पूर्वांचल का बेल्ट, वहां पर बीजेपी भयंकर और बम्पर जो है सीटों से निकल के आई। और ये विकास की बहार केवल बनारस नहीं, आसपास के जिलों तक बह जाती है ना। आप अगर 8 लाइन बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो वो गोरखपुर, गाजीपुर को जोड़ रहा है, वो पूरे उस एरिया को जोड़ रहा है, उसमें बलिया भी कनेक्ट हो रहा है, उसमें बांदा, बस मतलब वो पूरा एरिया अगर आप देखें तो वो कनेक्ट हो रहा है। तो उसी तरीके से वो इम्पैक्ट होता है, वो केवल एक। चलिए श्रीकांत जी, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमें दी।